हेलो दोस्तों, दिस इज अनुराग एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हमारा भूगोल में जो महाद्वीप के बारे में पढ़ना है उसकी क्लास होगी। महाद्वीप में हमने दो क्लासें आपको बता दिया है, जिसमें से मैंने आपको एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दूसरा ओशोनिया महाद्वीप के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो यूरोप महाद्वीप के बारे में होगा, ठीक है ना। तो यूरोप महाद्वीप को हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से और विस्तृत और विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से अगर आप लोग लेक्चर देख लेते हैं तो पक्का है कि यहाँ से बनने वाले सभी क्वेश्चन को मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा, या फिर बहुत ज्यादा आस्पेक्ट हो जाएगा तो मैं उसको बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। तो चलिए देरी न करते हुए यूरोप महाद्वीप के बारे में समझते हैं। अगर यूरोप महाद्वीप के बारे में मैं कुछ बातें करूं, यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप की जो अवस्थिति है, लोकेशन है, ये है कहाँ, इसके बारे में जानने से पहले हम इसके जो है बंटवारे की बात कर लेते हैं कि यूरोप महाद्वीप कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना। तो फिर अवस्थिति में उसको आएंगे। तो अगर मैं इसकी देखूं कि बंटवारा, अगर मैं एक हेडिंग डाल के आपको लिखूं कि जो इसको अलग करता है, अलग करता है, तो अलग करने वाला जो आपका है कि कौन है जो यूरोप महाद्वीप को अलग करता है और एक महाद्वीप के रूप में इसे बनाता है। तो अगर मैं उसको बात करूं, अलग करने वाला जो है वो कौन है, वो है यूराल। कौन है? यूराल है। और यूराल है क्या? यूराल एक पर्वत है। यूराल क्या है? एक पर्वत है। अब बात आती है, अगर यूराल एक पर्वत है तो ये पर्वत कहां पर है? तो ये पर्वत आपका रूस में है। कहां पे है? रूस में है। इसकी अवस्थिति रसिया में बताई जाती है कि रसिया में ये लोकेशन इसका है। अब यूराल पर्वत अगर रूस में है तो कैसे ये अलग करता है, इस बात की भी चर्चा करते हैं। ये अलग इस तरह से करता है कि जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के पूरब में, यूराल पर्वत के पूर्व में अगर मैं बोलूं तो पूर्व में क्या है? एशिया है। यूराल पर्वत के पूर्व में क्या है? एशिया है। और यूराल पर्वत के पश्चिम में, यूराल पर्वत के पश्चिम में अगर मैं बात करूं तो पश्चिम में आपका है यूरोप। क्या है? यूरोप है। तो मेन बात है कि जो यूराल पर्वत है वो पूर्व में एशिया और पश्चिम में यूरोप को अलग करने का एक डिवाइडिंग, एक रेखा है। एक क्या है? रेखा है जो ये अलग करने का काम करता है। किससे किसको? यूरोप को एशिया से अलग करता है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगर यहीं पे मैं बात करूं, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो जो आपका पश्चिम में यूरोप है, इसी पश्चिम में रूस है। पश्चिम में क्या है? इस पश्चिम में रसिया है। यानी कि रूस का भाग, रूस का भाग यहां पर है। यानी कि यूरोप में भी क्या है? रूस है। और एशिया में भी क्या है? रूस है। तो रूस एशिया का भाग है, दोनों का भाग है। इसका एक मतलब निकल कर आ गया कि जो रूस है वो एशिया में भी है और वो यूरोप में भी है। तो दूसरा पॉइंट आता है निकल कर कि रूस जो है एशिया, एशिया और कहां पर? यूरोप। एशिया और यूरोप दोनों में क्या है? स्थित है। दोनों में क्या है? स्थित है। ठीक है ना। ये बात हो गया। अगर रूस जो है दोनों में स्थित है तो रूस की राजधानी को लेकर बात किया जाता है। तो रूस की राजधानी कहां पर है? एशिया में है कि यूरोप में है? यह भी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, जो रूस की राजधानी है वो आपका यूरोप में है। कहां पर है? यूरोप में। तो जो रूस की राजधानी है, किसकी ये राजधानी की बात कर रहा हूं मैं? रूस की राजधानी कहां पर है? वो यूरोप वाले भाग में है। यूरोप वाले किसमें? भाग। यानी कि यूरोप के जगह में है। यूरोप वाले भाग, यूरोप वाले क्षेत्र में, यूरोप वाले भाग या यूरोप वाले क्षेत्र में क्या होता है? आता है। आता है। अब बात करते हैं अगर रूस की राजधानी, तो रूस की राजधानी है क्या? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। तो यानी कि जो मॉस्को है वो यूराल पर्वत के किधर है? यूराल पर्वत के दाईं ओर है,
यानी कि वो जो यूराल पर्वत है उसके दाहिनी तरफ अगर जाएंगे तो आपका क्या पड़ेगा एशिया, बाईं तरफ अगर आएंगे तो क्या पड़ेगा आपका यूरोप। तो ये बताइए कि जो मॉस्को है, जो रूस है, वो किधर है, वो आपका यूरोप में पड़ता है। तो ये बात भी क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से आपको। अब अगर मैं बात करूं, इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा बात अगर मैं इधर साइड में करना चाहूं कि चलिए यूरोप वाले भाग में जो रूस था उसकी राजधानी स्थित है, तो एशिया वाले भाग में जो रूस है, जो एशिया वाले भाग में है, उसकी बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि एशिया वाले भाग में, किसमें, एशिया वाले भाग में। तो एशिया वाले भाग में जो रूस स्थित है उसे हम लोग बोलते हैं साइबेरिया। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं साइबेरिया, उसे बोलते हैं साइबेरिया। और साइबेरिया बोलते हैं तो ये एशिया में पड़ता है ना, ये साइबेरिया जो है रूस का ही हिस्सा है, लेकिन ये एशिया में पड़ता है, इसीलिए इसे साइबेरियन एशिया के नाम से भी बोला जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, साइबेरियन एशिया, साइबेरियन एशिया के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यह एशिया में पड़ता है, साइबेरिया जो रूस का भाग है। तो ये दोनों एस्पेक्ट क्लियर करते हुए हम यहां तक पहुंच गए हैं। तो बंटवारे को लेकर, यूराल पर्वत को लेकर कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसके मैप की बात करते हैं। अगर यहां पे मैं एक मैप बनाऊं, जरा देखिए, यहां पर एक मैं मैप बना रहा हूं। ये जो मैप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अभी आप लोग समझ जाएंगे। जो इसका इंपॉर्टेंट भाग है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आप लोग इस तरह से मैप इसका बना लेंगे तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा। देखिए, बस ज्यादा कुछ नहीं आगे बनाना है। इस तरह से ये आपका यूरोप का मैप है, इस तरह से, ठीक है ना। तो अब मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं बंटवारे को लेकर। तो ये है आपका, इधर साइड में मैं बना दिया, ये है आपका यूराल पर्वत। क्या है, यूराल पर्वत। क्या है ये, यूराल पर्वत। तो देखिए मैंने लिख दिया यूराल पर्वत। अब अगला जो मेरा हेडिंग होगा कि अब इसकी सीमाएं, सीमाएं कितनी है, यानी कि ये जो क्षेत्र है जो इसका बंटवारा करता है उसकी सीमा को लेकर अगर बात किया जाए, उसके लोकेशन को लेकर बात किया जाए, तो पहला पॉइंट आ गया आपका यूराल पर्वत। तो सीमाओं के बंटवारे के संबंध में पहला पॉइंट है यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत ने क्या किया, यूराल पर्वत ने इधर साइड में एशिया और इस साइड में यूरोप को अलग किया। आगे तो अभी बहुत सारा चीज बचा हुआ है, ये कैसे अलग होगा, तो आगे जाएंगे तो इधर साइड से निकली हुई है नदी, और इस नदी को बोलते हैं यूराल नदी। तो अगला अगर मैं आगे जाऊंगा तो आएगा यूराल नदी। क्या निकल कर आए, यूराल नदी। यूराल नदी भी बंटवारा करता है, एक सीमा बनाता है, एक काल्पनिक रेखा बनाता है एशिया से यूरोप को अलग करने के लिए। इसके आगे अगर मैं आऊंगा, इसके अगर आगे मैं आऊं तो यहां पर आपका बनेगा कैस्पियन सागर। क्या बनेगा, कैस्पियन सागर। तो अब मैं आगे आ रहा हूं और यहां पे मैं लिख रहा हूं कैस्पियन सागर। क्या लिख रहा हूं, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ने सीमाओं को बांटने के लिए काम किया कि नहीं किया। कैस्पियन सागर के आगे जो मैं आया, जैसे ही आगे आया तो यहां पे एक इस तरह से पर्वत बनी है, इसे बोलते हैं काकेकस पर्वत। क्या बोलते हैं, काकेकस पर्वत। तो ये भी काम किया बंटवारे के लिए, काकेकस, काकेकस पर्वत। इसने भी क्या बनाया, एक सीमा बनाया एशिया से रूस, यूरोप को अलग करने के लिए। और फिर जस्ट आगे बढ़ते हैं तो इधर आपका आ जाएगा काला सागर। क्या आ जाएगा, काला सागर, यानी कि ब्लैक सी। तो ब्लैक सी भी अलग करने का काम किया। ये सारे लोग आप लोग एकदम सीरियल से याद कर लेना, सीरियल से मैं लिखवा रहा हूं। ये है काला सागर, काला सागर ने अलग किया।
काला सागर के बाद जस्ट आप लोग देख रहे हैं जो ये सीमा बनी है नीचे की, ये पूरा का पूरा क्या है, ये है आपका भूमध्य सागर। क्या है, भूमध्य सागर। तो ये पूरा सीमा यहां तक का बना दिया। तो आगे जो आएगा वो है हमारा भूमध्य सागर। क्या है, भूमध्य सागर। तो अगर मैं बोलूं कि एशिया को यूरोप से अलग करने के लिए एक काल्पनिक रेखा है, वो काल्पनिक रेखा एशिया से यूरोप को अलग करती है, और उन काल्पनिक रेखाओं को मदद करने के लिए कुछ नदियां हैं, कुछ पहाड़ हैं, पर्वत हैं और कुछ सागर हैं, जो आपसे विभिन्न माध्यमों से विभिन्न तरीकों से क्वेश्चन पूछकर सवाल दे सकता है। तो उसमें आपको पहला होगा यूराल पर्वत अलग करता है कि नहीं करता है, यूराल नदी अलग करता है कि नहीं करता है, कैस्पियन सागर अलग करता है, उसके बाद काकेकस पर्वत अलग करता है, काला सागर अलग करता है और भूमध्य सागर भी अलग करता है। तो ये सारे चीज हैं, ये काल्पनिक रेखाएं बनाती हैं जो यूरोप को एशिया से अलग करती हैं। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गया तो मैं आगे आपको ये सब चीजें विधिवत तरीके से और बेहतर माध्यम से बताने जा रहा हूं। और अगर आप लोग इस बात से संतुष्ट होंगे कि हाँ जो ये बताया गया है ये बहुत ही बेहतर तरीके से, तो आप लोग प्लीज अपना कमेंट और इसको शेयर जरूर करना अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। अब आगे हम आपको बता रहे हैं कि ये जो अलग किया ये है क्या, यह एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा ऐसी रेखा होती है जो आपको खींची हुई नहीं दिखती है, यह एक इमेजिन की हुई, कल्पना में की हुई बातें होती हैं और उसी काल्पनिक रेखा को विभाजक के तौर पे मान लिया जाता है। तो हम लोग मान लिए हैं कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं यही सारी हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा उस पॉइंट में हम लोग लिखते हैं, क्या होगा पॉइंट लिखते हैं क्या, कि एशिया को यूरोप से, एशिया को क्या कर रहा है, इस यूरोप से अलग कर रहा है ना। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं कि एशिया को यूरोप से अलग कौन कर रहा है, काल्पनिक रेखाएं करती हैं और इन काल्पनिक रेखाओं में कौन कौन शामिल है, लिख लीजिए। यूराल पर्वत, उसके बाद आएगा कॉमा देके लिखिए यूराल नदी, उसके बाद फिर आएगा कैस्पियन सागर, फिर आएगा आपका आगे कॉमा ही देके सब लोग लिखिए काकेकस पर्वत, फिर आगे आएगा आपका काला सागर जिसे ब्लैक सी के नाम से जानते हैं, उसके बाद आएगा आपका भूमध्य सागर। इन काल्पनिक रेखाओं में इतने सारे लोग विद्यमान हैं, ठीक है ना। अब बात आ गई ये जो काल्पनिक रेखा अलग करने की बात थी। अब एक पॉइंट आते हैं कि ये अलग करी तो क्यों करी, तो अब बात आती है कि क्या यूरोप एशिया से अलग था, यूरोप एशिया से अलग नहीं था। तो अब आते हैं भूखंड के बारे में हम लोग जानकारी पढ़ते हैं कि क्यों ऐसा किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि एशिया और यूरोप के बीच में कोई अलग जमीन या अलग भूखंड नहीं है, यह दोनों एक ही रूप में सटे हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो यह एक ही भूखंड का भाग है। तो भूखंड में क्या लिखेंगे कि एशिया जो है और इसके साथ यूरोप, एशिया और यूरोप दोनों एक ही भूखंड के भाग हैं, दोनों एक ही
भूखंड के क्या है, भाग है, एक ही भूखंड के भाग हैं। कैसे एक ही भूखंड के, क्या यहाँ से ये जो जमीन है, ये जमीन इधर नहीं शामिल है, शामिल है, पर्वत ही तो है, पर्वत है तो इधर तो कोई अलग से हुआ नहीं है, कोई महाद्वीप अलग से बन नहीं गया है। तो ये सारे लोग, ये सारी जो जमीनें हैं सब एक ही भूखंड के भाग है, और एक ही भूखंड के भाग होने के लिए इसे सम्मिलित रूप से, यानी कि यूरोप को और एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया के नाम से जानते हैं। क्या आप लोग पढ़ेंगे यूरेशिया क्या है? तो यूरेशिया वह है जिसमें यूरोप और एशिया दोनों को सम्मिलित रूप से शामिल किया जाता है, अर्थात दोनों का भूखंड एक ही माना जाता है, यह अलग नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे एक ही भूखंड के भाग हैं, अतः यह किसके नाम से जानता है? अतः यह यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यूरेशिया के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। यूरेशिया के नाम से क्यों जाना जाएगा? क्योंकि जिसमें यूरोप और एशिया दोनों का सम्मिलित रूप से एक ही भूखंड शामिल होता है। अब बात करते हैं कि ये बात हो गया कि ये एक ही भूखंड के भाग हैं, ठीक है ना। अब अलग कौन करता है? ये काल्पनिक रेखाएं। तो लिख लीजिए कि इन दोनों भूखंडों को अलग करने के लिए काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। ये काल्पनिक रेखा हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया है, आई थिंक क्लियर हो गया। जिस वजह से दोनों महाद्वीप की सीमाएं अस्पष्ट होती हैं। अगर महाद्वीप की सीमाओं को स्पष्ट हम करना चाहें तो वो काल्पनिक रेखाओं के जरिए ही स्पष्ट होता है। और काल्पनिक रेखाएं कौन कौन से हैं दोनों मैंने आपको बता दिया। तो अब आगे चलते, इतना चीज जो जितना मैं पॉइंट आपको बोल रहा हूं ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। अब बात करें यूरेशिया का मतलब समझ गए, लेकिन यूरेशिया में अगर मैं बात करूं तो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अगर मैं कहूं यूर और प्लस एशिया, यूर प्लस एशिया, यूर का मतलब होता है यूरोप, यूर का मतलब क्या होता है? यूरोप, एशिया तो एशिया शामिल है, तो यूरोप और एशिया के सम्मिलित रूप को क्या बोल देते हैं? यूरेशिया बोल देते हैं। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो आगे अगर मैं बात करूं, यूरोप को एशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वह भाग होता है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा रहता है। देखिए इधर ऊपर समुद्र से घिरा, इधर समुद्र से घिरा, नीचे भूमध्य सागर से घिरा, और उधर एशिया है। तो एशिया का प्रायद्वीप है ये। एशिया का प्रायद्वीप कौन है? यूरोप है। तो कभी आपसे पूछ लेगा कि एशिया के प्रायद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो यूरोप महाद्वीप को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यूरोप महाद्वीप तीनों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, इसीलिए जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो एशिया का प्रायद्वीप के नाम से इसे हम जानते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट कि यह जो है एशिया का प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। एशिया का प्रायद्वीप, प्रायद्वीप के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। कौन, किसके बारे में बात कर रहा हूं? यूरोप के बारे में बात कर रहा हूं। यूरोप एशिया के प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब अगर मैं बात करूं यूरोप की बात और यूरेशिया के संदर्भ में, तो यूरोप यूरेशिया का प्रायद्वीप है। कभी कभी आपसे घुमा के इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यूरोप यूरेशिया का भी प्रायद्वीप कहा जाता है, यूरेशिया का भी। तो ये भी लिख लीजिए कि यूरोप, यूरोप जो है किसका? यूरेशिया का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरेशिया का प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी बात हो गया। अब प्रायद्वीप होता क्या है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। प्रायद्वीप वो होता है जो तीनों तरफ से समुद्र से यानी कि जल से घिरा हो, उस क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। अब बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप में जो मुख्य या मेन महत्वपूर्ण प्रायद्वीप हैं वो कौन कौन से प्रायद्वीप हैं उसकी भी हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में?
प्रायद्वीप के बारे में। क्योंकि इतनी सारी बातें डिस्कशन करते करते अब हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, प्रायद्वीप पे पहुंच गए हैं। और अगर हम लोग प्रायद्वीप पे पहुंच गए हैं तो अब हमें प्रायद्वीप के बारे में जानना चाहिए कि कौन कौन से आखिर वो प्रायद्वीप हैं जो यूरोप में स्थित हैं और जहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। तो उसको हम अब बताते हैं। जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि जो प्रायद्वीप है यह वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है, यह क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं, एक प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र को बोलेंगे आइबेरिया प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे इसे? आइबेरिया प्रायद्वीप बोलेंगे। और यह जो क्षेत्र है, इधर का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है, इसे भी एक प्रायद्वीप के रूप में शामिल करेंगे। ठीक। और इधर साइड का ये मैं मिटा देता हूं, क्योंकि जिस तरह से मैं बनाऊंगा आपको उसी तरह से बनाना है। ये मिटा दे रहा हूं, यहां से इसको मैं शामिल करूंगा ये। और यह क्षेत्र जो है आपका, यह क्षेत्र एक प्रायद्वीप है, यह भी प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। और एक प्रायद्वीप है ये वाला, ये क्षेत्र जो है, ये भी प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इतने की मैं आप चर्चा करता हूं, पहले इतने बात को मैं बता देता हूं कि क्या क्या है। इस वाले का जो नाम है, इसे बोलते हैं आइबेरिया का प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? आइबेरिया का प्रायद्वीप। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, ये है आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया प्रायद्वीप। ये वाला जो है, इसे बोलते हैं जूटलैंड प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप हो गया। जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। और ये जो है, इसे हम लोग बोलते हैं कोला प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? कोला प्रायद्वीप। इन चारों के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। प्रायद्वीप होता क्या है? तो प्रायद्वीप वह होता है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो। तो लिख लीजिए प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या हो? जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो, जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो, जल से क्या हो? घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रायद्वीप बोलते हैं। और इनमें कौन कौन शामिल है? इनमें शामिल है पहला आइबेरिया, मैं प्रायद्वीप नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रायद्वीप हेडिंग डाल दिया हूं। दूसरा है आपका स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। तीसरा है आपका कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप। और चौथा है आपका जूटलैंड प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप। यह बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं आइबेरिया प्रायद्वीप के बारे में, स्कैंडिनेविया, कोला, तो चलिए पहले इधर से शुरुआत करते हैं, कोला प्रायद्वीप से। तो हेडिंग डालिए कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप क्या होता है उसके बारे में समझिए। देखिए, कोला प्रायद्वीप जो है ये रूस के अंतर्गत आता है। किसमें? रूस के। इसकी जो सीमा है, पूरा कोला प्रायद्वीप किस में आता है? रूस में आता है। और रूस में आने के लिए अब यहाँ पे मैं बात करता हूं कि यह स्थिति कहाँ है? रूस में है। पहली बात हो गई कि यह कहाँ पे है? रूस में है। अगर रूस में है तो ये उत्तर में है कि दक्षिण में है? तो ये उत्तरी ध्रुव की तरफ स्थित है। कहां पर है? उत्तरी ध्रुव के समीप, समीप स्थित है, स्थित है, ठीक है ना। और यहीं पर ये बगल में बीच में है, जो बीच का स्पेस दिखाया जा रहा है, इसे बोलते हैं व्हाइट सी, व्हाइट सी के नाम से इसे जानते हैं, यानी कि श्वेत सागर। तो यहीं पर ये है श्वेत सागर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? श्वेत सागर, श्वेत सागर या फिर व्हाइट सी के नाम से जानते हैं। तो यहीं पे लिख लीजिए, इसके पास क्या है? श्वेत सागर स्थित है।
आपसे पूछा जा सकता है श्वेत सागर की स्थिति कहाँ है या व्हाइट सी की स्थिति कहाँ है, तो कोला प्रायद्वीप के पास है। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, कोला प्रायद्वीप पर एक बंदरगाह है, एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम है मुर्मुस्क बंदरगाह। क्या नाम है? मुर्मुस्क बंदरगाह। मुर्मुस्क बंदरगाह। ये जो मुर्मुस्क बंदरगाह है, यह मुर्मुस्क बंदरगाह की एक खास बात है कि यह सालों भर खुली रहती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सालों भर यह बंदरगाह खुली रहती है। सालों भर क्या होगी? खुली रहेगी। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि यह ध्रुवीय क्षेत्र है। कैसा है? अभी मैंने लिखा है कि यह उत्तरी ध्रुव के समीप है, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र है। अब अगर आप ध्रुवीय क्षेत्र के पास पहुंचते हैं या उसके समीप में रहते हैं तो वह क्षेत्र जो है बर्फीला होता है, यानी कि वहां पे बर्फ जमा रहता है। और ये बताइए कि अगर बर्फ जमा रहेगा तो वह बंदरगाह बर्फ से जम के वो स्थल रुक जाएगा, वहां से जहाज आ जा पाएंगे? नहीं आ जा पाएंगे। तो एक बात यह है कि जब यह ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है तो यह सालों भर कैसे खुला रहेगा? भाई सालों भर कैसे खुला रहेगा? क्योंकि गर्मी के समय में चलो ठीक है, बर्फ पिघल जाएगी, कुछ सूर्य की गर्मी की किरण की वजह से पिघल जाएगी, तो यह बंदरगाह खुल जाएगा, आराम से जहाज आ जा सके। लेकिन सालों भर बोला है, ठंडी में क्या हाल होता होगा? तो इसका रीजन है कि इधर साइड में है अटलांटिक महासागर। इधर क्या है? अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर से इधर साइड में ऊपर की तरफ गर्म जलधाराएं, गर्म जलधाराएं इस तरह से ऐसे चलती हैं और चलते चलते ये गर्म जलधाराएं कहां तक पहुंचती हैं? ये कोला प्रायद्वीप यानी कि मुर्मुस्क बंदरगाह तक पहुंचती हैं। तो ये जलधाराएं कैसी हैं? गर्म हैं। तो गर्म जलधाराएं हैं और ये गर्म जलधाराएं ये जाती हैं और ये क्षेत्र जो होता है पिघला देती हैं। पानी जो बर्फ रहता है वो पिघल जाता है और इस तरह से जो रास्ता है वो खुल जाता है। तो ये गर्म जलधाराएं कहां से आती हैं? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं, जो गल्फ स्ट्रीम से होती हुई ऊपर की तरफ, इधर नॉर्वे है तो नॉर्वेनियन सी इधर पाया जाता है। नॉर्वेनियन सी द्वारा होते हुए ये कोला प्रायद्वीप पर पहुंचती हैं। इतनी बात की हो गई है। सालों भर खुली रहती हैं तो इसका रीजन है कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं, गर्म जलधाराएं क्या होती हैं? इस क्षेत्र को अवरुद्ध होने से बचाती हैं। इस क्षेत्र को अवरुद्ध होने से बचाती हैं, जिसके कारण अवरुद्ध होने से क्या करती हैं? बचाती हैं, जिसके कारण बंदरगाह सालों भर खुला रहता है। तो यह बात आपको क्लियर हो गया होगा कि बंदरगाह के बारे में कि जो हमने आपको बताया। अब अगर मैं आगे बात करूं कि जो ये आपका श्वेत सागर है, श्वेत सागर को लेकर बात कर लेते हैं। किसके बारे में? श्वेत सागर यानी कि व्हाइट सी। श्वेत सागर, इसे क्या बोलेंगे? व्हाइट सी। इसके बारे में बात कर लेते हैं। श्वेत सागर ये कोला प्रायद्वीप है और यहीं पे है आपका क्या है? श्वेत सागर है। तो कोला प्रायद्वीप के तीन ओर जल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। तो मैं आपको जो बता रहा हूं, इसके उत्तर में क्या है? वो है आर्कटिक महासागर। उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर। और दक्षिण में ये है, नीचे की तरफ है श्वेत सागर। उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर। इधर साइड पूरी तरह से क्या है? आर्कटिक महासागर। दक्षिण में यानी कि नीचे है आपका क्या? श्वेत सागर है। दो तरफ से हो गया। और पूरब में एक सागर है जिसे बोलते हैं हम लोग बैरेंट्स सागर। इस साइड में पूरब में क्या है? बैरेंट्स सागर। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए ये है आपका कोला प्रायद्वीप, तो कोला प्रायद्वीप के उत्तर में यहां पर है आपका आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक महासागर। कोला प्रायद्वीप के उत्तर में। कोला प्रायद्वीप के दक्षिण में है आपका श्वेत सागर। क्या है?
श्वेत सागर, और कोला प्रायद्वीप के पूरब में, मतलब इस साइड में बैरेंट्स सागर है। क्या है? बैरेंट्स सागर। तो तीन तरफ से यह जल से घिरा हुआ है, तीन तरफ से यह जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोला प्रायद्वीप। यह वास्तव में अगर लोकेशन देखें ना, ये नहीं है, इसके लोकेशन की अगर हम बात करें, देखिए यह वाला क्षेत्र है, यह वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र होगा ये आपका कोला प्रायद्वीप होगा। कौन सा? यह जो क्षेत्र होगा ये। तो इसके उत्तर में आपका आर्कटिक महासागर, और इसके दक्षिण में श्वेत सागर, और इसके पूरब में इधर साइड में बैरेंट्स सागर है। तो कोला प्रायद्वीप के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर लिया है कि कोला प्रायद्वीप, और कोला प्रायद्वीप किससे अपनी सीमा बनाता है? तो इधर साइड में है नॉर्वे, तो नॉर्वे से सीमा नहीं बनाएगा, स्वीडन और फिनलैंड से अपनी सीमा बनाता है। तो लिख लीजिए कोला प्रायद्वीप स्वीडन और इसके साथ साथ किससे? फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड से क्या करता है? अपनी सीमा बनाता है। और कोला प्रायद्वीप आता किस में है? रूस का हिस्सा है, रूस का भाग है। अगर इतनी बात आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जा रहा हूं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूं। चलिए देखिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं चलता हूं दूसरे प्रायद्वीप के बारे में। कोला प्रायद्वीप हो गया। कोला प्रायद्वीप को मैंने अच्छे से बताया कि कोला प्रायद्वीप कहाँ है? यहाँ पर स्थित है कोला प्रायद्वीप। कहाँ पर है? यहाँ पर। कोला प्रायद्वीप के इधर साइड में ये वाला जो प्रायद्वीप है, इसकी चर्चा कर लेता हूँ। इधर से इधर साइड में आऊंगा, तो इसको नाम दिया है हमने स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। क्या नाम दिया है? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। तो इसको लिखते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। अगर मैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप की चर्चा करूं, तो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में कितने कुल देश आते हैं? तो इसमें एक देश ये है, इसे बोलेंगे नॉर्वे। क्या बोलेंगे? नॉर्वे। और एक देश है आपका इधर साइड में ये है, इस देश को बोलेंगे स्वीडन। क्या है? स्वीडन। और एक देश ये है, यहां से ये पूरा होते हुए ये, इसे बोलेंगे फिनलैंड। क्या बोलेंगे? फिनलैंड। और ये आपका कोला प्रायद्वीप है, अलग से मैंने इसको बता दिया है कि कोला प्रायद्वीप। तो आपके स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में तीन देश हैं। पहला देश है नॉर्वे, दूसरे देश की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है स्वीडन, और तीसरे देश की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड। अगर मैं बोलूं कि आपका नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है ओस्लो। क्या है? ओस्लो। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। तो ये इसकी राजधानी है। बात करते हैं स्वीडन की, तो स्वीडन की जो स्थिति है, लोकेशन है, ये किधर साइड में है? उत्तर साइड में है, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ है, यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। तो इसकी स्थिति यानी कि लोकेशन अगर पूछें तो यह जो है उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है, उत्तरी ध्रुव के समीप में स्थित है। और ये बताओ, अगर उत्तरी ध्रुव के समीप में स्थित होगा तो बताइए उत्तरी ध्रुव बर्फ से आच्छादित होगा, बर्फ से पूरा घिरा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, लगभग ना के बराबर पड़ती हैं, और अगर पड़ती हैं तो बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं। साल भर यह मौसम ऐसे बना रहता है। तो सूर्य की किरणें कैसी होंगी? सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी, और अगर पड़ेंगी तो बहुत ज्यादा कैसी पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी। तिरछी पड़ने का मतलब है कि सूर्य की किरणें गर्मी नहीं दे पाएंगी, तो वह गर्मी नहीं दे पाएंगी तो फिर हिमाच्छादित होगा। हिमाच्छादित का मतलब, हिम मतलब बर्फ, आच्छादित मतलब घिरा हुआ, बर्फ से घिरा हुआ रहेगा यह चारों तरफ, इसीलिए यह बर्फीली कंट्री है। तो अब बात करते हैं
कि इसके लोकेशन में इसे प्रायद्वीप अगर कहते हैं तो यह किधर तीन तरफ से जल से घिरा है। अगर इसके उत्तर में देखें, नॉर्थ में देखें, तो नॉर्थ में पूरा का पूरा कौन सा सागर है, अभी मैंने बताया था, देख लीजिए, इसे बोलेंगे आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर किधर है, नॉर्थ में है। इधर आएंगे तो इधर है आपका उत्तरी सागर, क्या है, उत्तरी सागर, ये है। और बीच में अगर मैं बात करूं तो बीच में है आपका बाल्टिक सागर, क्या है, बाल्टिक सागर, ये है। तो बताइए तीन तरफ से जल से घिरने का मतलब, ऊपर उत्तर की तरफ किधर, आर्कटिक महासागर, पश्चिम की तरफ कौन, उत्तरी सागर, और पूरा दक्षिण की तरफ कौन, बाल्टिक सागर। तो आप लोग इसको मैंने मैप में अच्छे से दिखा दिया, आप लोग लिख लेना कि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, उत्तर में यानी कि नॉर्थ में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में उत्तरी सागर और दक्षिण में बाल्टिक सागर से घिरा है। ठीक है ना, ये बात हो गई। अच्छा, प्रायद्वीप की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहने का मतलब ये है, क्यों, क्योंकि यूरोप में बहुत छोटे छोटे प्रायद्वीप, यहाँ देखो आइबेरिया प्रायद्वीप, यहाँ देखो जुटलैंड प्रायद्वीप, यहाँ देखो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, यहाँ देखो कोला प्रायद्वीप, ये भी जल से घिरा हुआ है, इटली का, ये भी तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रायद्वीपों का समूह है, इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। आप लोग समझ गए क्यों कहते हैं, तो लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। अब आगे मैं बात करूं कि बाल्टिक सागर ये है बीच वाला क्षेत्र, और बाल्टिक सागर में यहां पर इस जगह पर एक खाड़ी है, इस खाड़ी को बोलते हैं बोथनिया की खाड़ी। क्या बोलते हैं, बोथनिया की खाड़ी। अब एक बात ये आता है कि ये खाड़ी बहुत चौड़ी नहीं है, बहुत सकरी है, और जो खाड़ी बहुत सकरी होती है उसे बोलते हैं क्या, गल्फ। क्या बोलते हैं, गल्फ। और जो बहुत चौड़ा होता है उसे बोलते हैं बे। जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी बहुत चौड़ा है तो वो बे के नाम से जाना जाएगा, बे ऑफ बंगाल। ये वाला खाड़ी बहुत सकरी है इसीलिए गल्फ बोलेंगे। तो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया। क्या बोलेंगे, गल्फ ऑफ बोथनिया। कहां पे है, बाल्टिक सागर के उत्तर में है। बाल्टिक सागर के देखिए उत्तर में इस जगह पर स्थित है। यानी कि यह जो बोथनिया की खाड़ी है ये स्वीडन के पास स्थित है, स्वीडन के दक्षिण में स्थित है, स्वीडन के दक्षिण में। देखिए स्वीडन ये है, इसके दक्षिण में स्थित है। और यह जो ये है, ये एक इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल्टिक सागर जो है ताजे पानी का पूरा ये सागर है। कैसा है ये, ताजे पानी का, फ्रेश वाटर है। तो ये बाल्टिक के बारे में लिखना है कि ताजे पानी का सागर, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर कैसा है, ताजे पानी का है, और ताजा पानी का है तो इसमें लवणता जो है बहुत कम पाई जाएगी। लवणता मतलब सैलिनिटी, लवणता नहीं पाई जाएगी या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे ना लिखिए लवणता, लिख लीजिए कम मात्रा में पाई जाती है, कम मात्रा में। और अगर आपसे कहीं बाल्टिक सागर ना दे तो उसके ऊपर है आपका बोथनिया की खाड़ी। तो बोथनिया में तो और कम लवणता पाई जाएगी। बोथनिया, बोथनिया में बहुत कम लवणता पाई जाती है, बहुत कम। किससे, बाल्टिक सागर से भी कम। अगर दोनों ऑप्शन देगा, बोलेगा किसमें सैलिनिटी कम है, तो पहला ऑप्शन मारेंगे बोथनिया, और अगर बोथनिया नहीं है तो बाल्टिक पे मार देंगे। क्यों, क्योंकि यह नॉर्थ में और है, जितना नॉर्थ में जाएगा उतना ही बर्फ मिलेगा, और बर्फ मिलने का मतलब है कि वह हिमाच्छादित है, और हिमाच्छादित का मतलब है कि वहां पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है, और सूर्य की किरणें नहीं पड़ने का मतलब है कि वहां पे इवापोरेशन, वाष्पीकरण नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जल भाप बन के उड़ जाता है, और जो लवणता होता है वो वहीं पर बैठ जाता है, तो सैलिनिटी नहीं बनने पाती है। तो इसी वजह से नॉर्थ के साइड में सैलिनिटी बहुत कम या ना के बराबर होता है। ये थोड़ा सा साउथ में हो गया। तो इन दोनों में आपको क्लियर हो गया, गल्फ ऑफ बोथनिया और बाल्टिक सागर।
क्या है कि लवणता नहीं पाई जाती। सबसे कम लवणता कहाँ पे होगी? गल्फ ऑफ बोथनिया में होगी। और यहाँ पे मैंने दो छोटे छोटे बनाया है, यह है आपका फिनलैंड की खाड़ी। ये जो मैं लिखा हूं ये, इसको यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं, इसको लिखता हूं फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी, क्यों फिनलैंड की खाड़ी? क्योंकि फिनलैंड के पास में स्थित है, तो यह भी फिनलैंड की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो रहा है इतनी बात? तो इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो अभी मैंने आपको बताया स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, इसमें 3 हैं, लेकिन जब आपसे पूछेगा स्कैंडिनेवियाई देश कितने हैं, तो जब देश आपसे पूछेगा तो 5 देश हैं। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप कितने हैं? 3 हैं। लेकिन जब आपसे देश के बारे में बोलेगा कितने देश हैं, तो देश में आप 5 लिखेंगे और इसमें एक देश और बढ़ा लेंगे, उसको बोलेंगे क्या है? यह देश है, इसे बोलते हैं डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। और एक और यहां पर स्थित देश है, मैं बना देता हूं इस जगह पर, इस जगह पर एक देश बनाता हूं, यह देश है, यह, इसे बोलते हैं आइसलैंड। क्या बोलेंगे? आइसलैंड। आइसलैंड। तो 5 देश मिलकर आपको क्या बनाया है? स्कैंडिनेवियाई देश। पहला देश कौन सा है? नॉर्वे है। दूसरा देश कौन सा है? स्वीडन है। तीसरा देश कौन सा है? फिनलैंड है। चौथा देश कौन सा है? डेनमार्क है। पांचवा देश कौन सा है? आइसलैंड है। तो इन 5 देशों को स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं। लेकिन जब आपसे प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला बोलेगा कि स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला कितने हैं, तो इसमें 3 पेनिनसुलर पाए जाते हैं। कौन कौन सा पेनिनसुला? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो इसके बाद समझ में आया? तो ये बात आपको क्लियर हो गया। अब आपसे बोले कि अगर डेनमार्क की कैपिटल क्या है, तो कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन। तो लिख लीजिए इसको भी कि इसकी कैपिटल है आपका कोपेनहेगन। और अगर आपसे आइसलैंड का कैपिटल पूछेगा तो उसका है रेकजेविक। क्या है? रेकजेविक। तो इसको भी लिख लीजिए, ये है आपका डेनमार्क का और आइसलैंड का होगा रेकजेविक। रेकजेविक। क्लियर हो गया? तो अब एक बात यहां से और निकल कर आती है, एक बात ये निकल कर आती है कि उत्तरी ध्रुव की मैं जब बात कर रहा हूं, क्योंकि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप उत्तर में स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव के पास में आर्कटिक वृत्त गुजरता है। कौन सा? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। और यह आर्कटिक वृत्त कितने से गुजरता है? तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरता है। यानी कि 66.5 अंश उत्तरी, उत्तर में है ये, उत्तरी से होकर गुजरता है। और यह बोलता है कि जो आर्कटिक वृत्त गुजरता है कितने देशों से होकर गुजरता है, तो वो आपका आइसलैंड से होकर गुजरेगा। किससे गुजरेगा? आइसलैंड से। नॉर्वे से होकर गुजरेगा, स्वीडन से होकर गुजरेगा, और इधर से होते हुए कोला प्रायद्वीप गुजरेगा। आपका फिनलैंड नहीं आएगा। आपके 4 देश हैं जो आपका आर्कटिक वृत्त से गुजरता है। कौन कौन सा? नॉर्वे, स्वीडन, कोला प्रायद्वीप जो रूस का है, और आइसलैंड। क्या? आइसलैंड। तो आप लोग इसको भी लिख लेना कि आर्कटिक वृत्त से 4 देश गुजरते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फिर रूस। रूस को किस में बोलेंगे? कोला प्रायद्वीप में। तो अगर कोला प्रायद्वीप नहीं होगा तो क्या होगा? रूस। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप, आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप स्थित राजधानी कौन सा है? स्थित राजधानी, तो याद रखना आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप स्थित राजधानी यहां पर है, ये है आइसलैंड का रेकजेविक। यह जो राजधानी है रेकजेविक है, जो मैंने लिखा है आइसलैंड की राजधानी रेकजेविक, यह आर्कटिक वृत्त के सबसे नजदीक स्थित राजधानी है। दूसरा पॉइंट, आर्कटिक वृत्त तो क्लियर हो गया, 4 देशों से होकर गुजरती है, इसकी जो रेखाएं हैं। और आर्कटिक वृत्त जो है वो ऊपर की तरफ है। देखिए ऐसे गई है, ये ऐसे गई है, ऐसे
ऐसे गई। तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है कौन? आइसलैंड। आइसलैंड कहाँ स्थित है? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है और इसी के सबसे समीप इसकी राजधानी रेकजेविक है। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव की, यह पूरा नॉर्थ पोल है, तो उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित कौन सी राजधानी सबसे उत्तर में है? कौन सी राजधानी? तो ये एक क्वेश्चन रेकजेविक हुआ आर्कटिक वृत्त से संबंधित, लेकिन सबसे उत्तर में अगर पूछा जाएगा पूरे विश्व में सबसे उत्तर में स्थित कौन सी राजधानी है, तो भी आपका रेकजेविक ही होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखना, यहां से संबंधित था, इसीलिए मैंने दोनों की चर्चा यहां पे कर दिया। क्लियर हो गया? तो स्कैंडिनेवियाई देश में इतनी सारी बातें, बाल्टिक सागर, फिनलैंड की खाड़ी, बोथानिया की खाड़ी, ये फिनलैंड की खाड़ी को क्या बोलेंगे? गल्फ ऑफ फिनलैंड। बे ऑफ फिनलैंड नहीं बोलेंगे, बहुत सकरा है, इसीलिए गल्फ ऑफ फिनलैंड बोलेंगे। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई ना? तो और क्या बात यहाँ पे बच रहा? हाँ, 4 देशों से हो गया, राजधानी हो गया, बाल्टिक सागर। अब ये मैंने इसका लोकेशन भी बता दिया कि ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा अलग प्रायद्वीप के बारे में लेकर, ये प्रायद्वीप यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है ना? तो अगला प्रायद्वीप हमारा होगा बाल्टिक, जिसे बोलते हैं बाल्टिक नहीं, ये है आपका जूटलैंड प्रायद्वीप। तो अब हम लोग जूटलैंड प्रायद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो नोट करिए जल्दी से, फिर आगे पढ़ाते हैं। चलिए अब अगला आता है हमारा, क्या है? जूटलैंड प्रायद्वीप। जूटलैंड हेडिंग डालते हूं, जूटलैंड, जूटलैंड प्रायद्वीप। अगर मैं जूटलैंड प्रायद्वीप की मैं बात करूं तो जूटलैंड प्रायद्वीप में 2 देश शामिल हैं। कितने हैं? 2 देश, 2 देश। और वो 2 देश कौन से हैं? वो है, पहला है डेनमार्क, डेनमार्क, और दूसरा है आपका जर्मनी। लेकिन जर्मनी पूरी तरफ से नहीं है, जर्मनी का एक है स्थित छोटा सा, एकदम उत्तर में स्थित एक छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को मैंने इसको किसमें? जूटलैंड प्रायद्वीप में शामिल करेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे स्लेस्विग। क्या बोलेंगे? स्लेस्विग। तो वो भी आप लोग लिख लीजिए, हो सकता है पूछ ले, स्लेस्विग। ये वाला, ये जो सरा होता है श्रे, इसका आधा सरा ये है। तो स्लेस्विग, स्लेस्विग जो है ये किसका भाग है? जर्मनी का उत्तरी भाग है, ठीक है ना? तो इस हिसाब से देखेंगे तो डेनमार्क के दक्षिण में पड़ेगा। तो डेनमार्क का दक्षिणी जो भाग है, स्लेस्विग जो है, ये आपका जूटलैंड प्रायद्वीप में शामिल है। लेकिन जर्मनी जूटलैंड प्रायद्वीप में नहीं शामिल है, एक यह छोटा सा हिस्सा है। ये लिखेगा तब आप लोग ऑप्शन में सही मारेंगे, जर्मनी लिखेगा तब नहीं मारेंगे। इसीलिए मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये जर्मनी भी आप लोग टिक मार के चले आएंगे। तो 2 देश हैं, एक है डेनमार्क, दूसरा है स्लेस्विग, जो जूटलैंड प्रायद्वीप में आते हैं। अब ये जूटलैंड प्रायद्वीप इसे बोलते हैं, इसका मैं यहां पर बनाता हूं छोटा सा मैप, ये है मैप। अब अगर इसकी सीमा की बात करें, अगर इसकी सीमा की बात करें तो देखिए, इस साइड में इधर है आपका बाल्टिक सागर, इधर कौन सा है? बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर हो गया, ठीक है ना? अब बाल्टिक सागर है तो इस साइड में कौन सा सागर होगा? उत्तरी सागर। कौन सा सागर होगा? उत्तरी सागर। तो इधर साइड में होगा उत्तरी सागर। कैसे समझे? क्योंकि अभी मैंने आपको मैथ में बताया था कि यह जो क्षेत्र है पूरा उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी है। अब 2 तरफ से तो हो गया, ये बीच में, इसके बीच में जो स्थित है, एक यहां पर नाम है स्थित है सागर का, एक यहां पर है। तो दोनों का नाम लिख लीजिए, हो सकता है आपसे पूछ ली। तो पहला वाला जो इधर साइड में है, यहां पर उसका नाम है केट गेट। क्या नाम है? केट गेट। यह भी एक सागर के नाम से है, यहां पर स्थित है, केट गेट के नाम से स्थित है। और दूसरा नाम है इसके गैरेक।
क्या नाम है, इसके गैरिक यहाँ पर स्थित है। तो इसको भी लिख लीजिए, स्केर गैरिक ये भी सागर है। तो अगर इसकी सीमा में बोलूं किसका, जुटलैंड प्रायद्वीप का, कि पश्चिम में बाल्टिक सागर और उत्तर पश्चिम में केटगेट और उत्तर में स्कैगरेक और पूरा पश्चिम में आपका उत्तरी सागर है। ये आपका क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। उत्तर पूर्व में क्या है, केटगेट है। तो इसकी सीमा आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। इधर साइड में, इस साइड में अवस्थिति आपको मैंने इसीलिए मैप में बता दिया ताकि आप लोग अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए ये बात। अब अगर मैं बात करूं कि जुटलैंड प्रायद्वीप में जुटलैंड का नाम क्यों जुटलैंड पड़ा, तो यहाँ पे एक प्रजाति थी, निवासी थी, जो जूटोस नाम की प्रजाति थी। कौन सी, जूटोस नाम की प्रजाति थी। ये जो जूटोस नाम की प्रजाति थी इसी यहाँ पे निवास करती थी, इसीलिए इसका नाम जुटलैंड प्रायद्वीप पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, जुटलैंड प्रायद्वीप। और इसे आपका जुटलैंड प्रायद्वीप भी कहते हैं और इसे किम्ब्रियन प्रायद्वीप भी कहते हैं। किम्ब्रियन पेनिनसुला यानी कि किम्ब्रियन प्रायद्वीप, क्रिम्बियन प्रायद्वीप, इसे किस नाम से भी जाना जाता है, क्रिम्बियन प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, या फिर क्रिम्बियन पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है। किसे, जुटलैंड प्रायद्वीप को। और यहाँ पर भी एक प्रजाति या एक निवासी थी जिसे क्रिम्बियन निवासी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिम्बियन ये निवासी यहीं पर पाए जाते हैं। कहाँ पे, जुटलैंड प्रायद्वीप पर। और क्रिम्बियन निवासी पाए जाने के नाम से ही इसका नाम ही क्रिम्बियन पेनिनसुला या क्रिम्बियन प्रायद्वीप पड़ गया। तो दो नाम इसे याद रखना कि क्रिम्बियन पेनिनसुला या क्रिम्बियन प्रायद्वीप, और दूसरा क्या है, जुटलैंड प्रायद्वीप। क्लियर हो गया। और भूगोल में हम पहले की जो भूगोल पढ़ते थे, प्राचीन जो भूगोल पढ़ते थे, उसमें एक और नाम से यह प्रायद्वीप फेमस है और उसे हम लोग बोलते हैं कार्सोनीज प्रायद्वीप। लिख लीजिए, प्राचीन भूगोल में हम लोग इसे किस नाम से जानते थे, तो कार्सोनीज प्रायद्वीप के नाम से जानते थे। तो लिख लीजिए, कार्सोनीज प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता था। कार्सोनीज पेनिनसुला के नाम से यह जाना जाता था। अब आगे अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर कुल 10 शहर हैं। कितने शहर हैं, कुल 10 हैं। और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर 10 शहर में सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम क्या है, तो वो है आफर्स। लिख लीजिए, आरफर्स नहीं, उसमें से लिख लीजिए आफर्स। जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है आफर्स देश। और यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में, इस जगह पर यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है तेरा राष्ट्रीय उद्यान। कभी हो सकता है पूछ ले, तो तेरा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रायद्वीप पे स्थित है, तो जुटलैंड प्रायद्वीप, या फिर आपसे किम्बियन प्रायद्वीप, या फिर आपसे कार्सोनीज प्रायद्वीप। ये सारा चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। तो यह यहाँ पर एक चीज और है कि बहुत महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़ा गया था, लेकिन वो इतिहास का है, हिस्ट्री का पोर्शन है, जो थोड़ा सा जान लीजिए कि यहाँ पर किसके किसके बीच में युद्ध लड़ा गया था। तो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पे, जुटलैंड प्रायद्वीप पर। एक बात हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अभी मैंने बताया कि डेनमार्क जो है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप यानी स्कैंडिनेवियाई देश में आता है, और डेनमार्क जो है जुटलैंड प्रायद्वीप में आता है। तो डेनमार्क से संबंधित दो बातें आ गया कि डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई देश का भी हिस्सा है और डेनमार्क जुटलैंड प्रायद्वीप में भी आता है। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लेना। तो चलिए, ये हमने जुटलैंड प्रायद्वीप के बारे में बता दिया, इसको अच्छे से नोट करिए। फिर मैं अगला आपका लास्ट वाला प्रायद्वीप इसकी चर्चा करता हूं, तो नोट करिए जल्दी से। चलिए,
अब हमारा अगला जो प्रायद्वीप है उसकी चर्चा कर लेते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे आइबेरिया का प्रायद्वीप। ये है हमारा आइबेरिया का प्रायद्वीप, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइबेरिया। तो अब हेडिंग है आइबेरिया, आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप में कितने देश आएंगे कुल, तो 2 देश इसमें शामिल हैं। इसमें कितने देश हैं, 2 देश हैं। पहला देश है आपका पुर्तगाल, कौन है, पुर्तगाल। और दूसरा देश है आपका स्पेन, स्पेन। पुर्तगाल की अगर राजधानी की बात करें तो लिस्बन, क्या है, लिस्बन। और स्पेन की राजधानी की बात करें तो मैड्रिड, क्या है, मैड्रिड। अब बात करें इसमें तो ये है आपका आइबेरिया का प्रायद्वीप, यानी कि आइबेरिया पेनिनसुला। आइबेरिया पेनिनसुला में ये है आपका पुर्तगाल, ये क्या है, पुर्तगाल है। और इधर साइड में ये है आपका स्पेन, नीचे नहीं करूंगा, इसे ऊपर ले लेता हूं, ये क्या है, स्पेन है, ठीक है ना। तो पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, इसकी राजधानी हो गई। अब बात करते हैं कि आइबेरिया प्रायद्वीप की सीमा, सीमा किस किस से बनाता है। प्रायद्वीप अगर नाम पड़ा है तो किससे घिरा है। अगर मैं बात करूंगा आइबेरिया प्रायद्वीप पश्चिम में, इधर साइड में देखेंगे तो इधर साइड अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे क्या है, अटलांटिक महासागर। तो इसे बोलेंगे अटलांटिक महासागर से घिरा है, अटलांटिक महासागर। और ये नीचे ये नीचे दक्षिण है, दक्षिण में किससे, ये पश्चिम में किससे घिरा है, पश्चिम में, पश्चिम में किससे घिरा है, अटलांटिक महासागर। दक्षिण में अगर मैं देखूं तो दक्षिण में ये पूरा भाग है भूमध्य सागर, तो दक्षिण में भूमध्य सागर से जुड़ा है, भूमध्य सागर कहां पे, दक्षिण में। और अगर ऊपर देखें, ऊपर यानी कि नॉर्थ में, तो ये वाला क्षेत्र क्या है, उत्तरी सागर है। कौन सा है, उत्तरी सागर। तो ऊपर यानी कि उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर कहाँ है, उत्तर में यानी कि नॉर्थ में है। तो इसकी जो सीमा है तीनों तरफ से, नॉर्थ सागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, इससे अपनी क्या करती है, सीमाएं बनाती है। और यह प्रायद्वीप, इसलिए इसे आइबेरिया का प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि तीनों तरफ से यह जल से घिरा हुआ है। इधर भी जल से घिरा हुआ है, इधर भी जल से घिरा हुआ है, इधर भी जल से घिरा हुआ है। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं जो स्पेन है, स्पेन, ये आप देख रहे हैं ना, स्पेन, ये यह जो क्षेत्र है, यह पूरा क्षेत्र स्पेन के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र पूरा किसके अंतर्गत आएगा, स्पेन के अंतर्गत आएगा। तो स्पेन का यह जो क्षेत्र है, नीचे का यह क्षेत्र है, यानी कि स्पेन का दक्षिण भाग, किसका, स्पेन का दक्षिण भाग। और नीचे यहीं पे है आपका शुरू हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। क्या, नीचे क्या शुरू होगा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग, स्पेन का दक्षिणी भाग, और अफ्रीका महाद्वीप का कैसा भाग, ऊपर है ना, ऊपर क्या जाएगा, उत्तर, तो इसका उत्तरी भाग। इन दोनों जगह पे एक क्या बनता है, एक जलसंधि बनती है, उसे बोलते हैं जिब्राल्टर की जलसंधि। क्या बोलेंगे, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि बोलेंगे। जिब्राल्टर संधि कहां कहां बनता है, स्पेन यानी कि आइबेरिया महाद्वीप के दक्षिण में, यानी कि स्पेन के दक्षिण में, और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, जो बीच में सकरा क्षेत्र है, वहां पे एक जलसंधि या जलडमरू बनता है, या स्ट्रेट बनता है, बाईपास जो है, उसे जिब्राल्टर जलसंधि के नाम से जानते हैं। अब अगर जिब्राल्टर जलसंधि की बात आई तो उसको भी समझ लेते हैं। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ता है और किसको अलग करता है, अलग करता है। तो ये अगर आपसे बात क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आप लोग याद कर लेना कि 2 महासागरों को जोड़ने का काम होता है और 2 क्षेत्रों को हटाने का काम होता है, अलग करने का काम है। तो किन 2 महासागरों को जोड़ता है, इधर साइड में आपका है अटलांटिक महासागर,
इधर साइड में है आपका भूमध्य सागर। तो यह जोड़ता किसे किसे है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। और किसे अलग करता है, तो यह स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के इस क्षेत्र का नाम है मोरक्को, यहाँ पे है मोरक्को। तो यह स्पेन और मोरक्को को जोड़ता है, स्पेन और मोरक्को को जोड़ता है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है और स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। देखिए स्पेन से मोरक्को अलग हो गया है, लेकिन ये दोनों महासागरों की जल यहाँ से मिल जा रही हैं, इसीलिए जोड़ने का काम करता है। तो बात समझ में आई ये बात। लेकिन जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पर जिब्राल्टर नाम का एक क्षेत्र है जो स्पेन के अधिकार में नहीं आता, स्पेन का नहीं है। यहीं पे जिब्राल्टर नामक क्षेत्र है, स्पेन का नहीं आता, इस पे यूके का अधिकार है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। किसका अधिकार है, यूके का अधिकार है, इस पे स्पेन का अधिकार नहीं है। जो जिब्राल्टर नामक स्थान है कहां पर है, स्पेन के दक्षिण में है। और यहीं पे जिब्राल्टर जल संधि है जो दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को और स्पेन को अलग करती है तथा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो आई थिंक मैंने आपको 4 प्रायद्वीप के बारे में बताया। पहला इधर कोला प्रायद्वीप, फिर स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, फिर इधर जूटलैंड प्रायद्वीप और फिर इधर आइबेरिया प्रायद्वीप। मैंने प्रायद्वीप की जब चर्चा शुरू किया तो यहाँ पे सारे प्रायद्वीपों की चर्चा, महत्वपूर्ण प्रायद्वीपों की चर्चा मैंने अब यहाँ से कर लिया है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, तो वहां से सारे जितने महत्वपूर्ण यूरोप के एस्पेक्ट हैं सारे चीज मैं कवर कर दूंगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करना। ओके, बाय बाय।